हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि प्लीडिंग के बारे में बात करता है। प्लीडिंग यानी अभिवचन के बारे में बात करता है। कोई भी केस, कोई भी वाद अधूरा है जब तक कि आप अपनी बात को, अपने केस को कोर्ट के सामने सही से समझा ना पाएँ। तो जो कोर्ट के सामने आप जिस बात को रखते हैं उसको एक वेल फॉर्म में जो बना करके आप कोर्ट में पेश करते हैं, उसी को हम प्लीडिंग कहते हैं। उसके कुछ प्रोविजंस रूल 1 से लेकर के 18 तक की दिए गए हैं ऑर्डर 6 में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे वो एडवोकेसी पर्पस से हो, और चाहे वो LLB के पर्पस से हो, और चाहे कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम के पर्पस से हो, तो वो सभी रूल्स हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ प्लीडिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिए। अपने इस लीगल जस्टिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली विधिक सारी जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीडिंग का मतलब होता है हिंदी में अभिवचन। अब प्लीडिंग की सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग क्या होती है। तो प्लीडिंग आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन राइटिंग ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस स्टेटिंग देयर इन व्हाट हिज कंटेनियस शैल बी एट द ट्रायल एंड गिविंग सच डिटेल एज हिज ओपोनेंट need to know in order to prepare his case in answer। इसका मतलब अभिवचन एक लिखित कथन है जो पक्षकारों द्वारा किसी वाद पर विचारण करने के लिए अदालत में दायर किया जाता है। अभिवचन में सिर्फ तथ्यों का वर्णन करते हैं, ना कि विधियों का वर्णन। यानी आपके साथ जो घटना घटित हुई है, या आपके जो अधिकारों का हनन हुआ है, जो भी राइट्स का वायलेशन हुआ है, सिर्फ उसके बारे में आपको लिखना है, ना कि उनसे रिलेटेड लॉज के बारे में आपको लिखना है। अभिवचन को लिखने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अभिवचन को लिखने से अदालत को ये पता होता है कि आप कोर्ट में किस लिए आए हैं, आपका क्या वायलेशन हुआ है, आपके कौन से अधिकारों का हनन हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप जब कोई भी प्लांटिफ यानी वादी कोई अभिवचन तैयार करता है, तो जो पक्षकार होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है, उसको भी ये पता होता है कि हमको किस वाद में अपने को डिफेंस लेना है। तो ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है प्लीडिंग। अब बात करते हैं प्लीडिंग के काइंड्स के बारे में। प्लीडिंग दो प्रकार की होती है। प्लीडिंग सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी होती है। एज अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर 6 रूल 1, प्लीडिंग एज अ प्लांट और अ रिटन स्टेटमेंट। CPC आदेश 6 रूल 1 के अनुसार अभिवचन या तो वादपत्र होगा या फिर लिखित कथन हो। यही प्लीडिंग को अगर कोई प्लांटिफ बनाता है तो उसको हम प्लांट कहते हैं, जो ऑर्डर 7 में मेंशन है। यानी यही अभिवचन को अगर कोई वादी बनाता है, वादी की तरफ से फाइल करा जाता है कोर्ट में, तो उसको हम कहेंगे वादपत्र, जो आदेश 7 में लिखित है। या फिर अगर कोई डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी इसी अभिवचन या प्लीडिंग को बनाता है और फाइल करता है, तो उसको हम रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन कहेंगे, जो आदेश 8 यानी ऑर्डर 8 में मेंशन है। अब हम लोग प्लीडिंग के यानी अभिवचन के रूल 1 से लेकर के 18 तक पूरा समझते हैं। ऑर्डर 6 रूल 1, प्लीडिंग शैल मीन प्लांट और रिटन स्टेटमेंट। यानी अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। यानी अभिवचन हमने जैसा बताया कि अभिवचन या प्लीडिंग या तो प्लांट हो सकता है या फिर रिटन स्टेटमेंट हो सकता है। प्लांट तब होगा जब वो कोई प्लांटिव फाइल कर रहा होगा, यानी वादी फाइल कर रहा होगा। लिखित कथन तब होगा, रिटन स्टेटमेंट तब होगा जब कोई प्रतिवादी या डिफेंडेंट फाइल कर रहा होगा। रूल 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स
नॉट एविडेंस, यानी प्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, तथ्यों के बारे में बात करेगा, ना कि कोई एविडेंस के बारे में, साक्ष्य के बारे में बात नहीं करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के बारे में ही बात करेगा। जैसे जो अगर कोई घटना घटित हुई हो या फिर आपके अधिकारों का हनन हुआ हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। अब उन अधिकारों का हनन होते समय जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो सब कुछ इसमें नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ तथ्यों के बारे में लिखा जाएगा, ना कि साक्ष्य के बारे में या विधि के बारे में नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात कहता है रूल 2 का सब रूल 2 कह रहा है कि जो भी आप प्लीडिंग में या अभिवचन को आप लिख रहे हैं वो पैराग्राफ में करके लिखेंगे, यानी ये कोई लेटर नहीं लिख रहे हैं आपको पैरा में ही लिखना होगा। तो आपने जो भी पैराग्राफ्स में लिखा होगा तो उन सभी पैराग्राफ्स का जो डिफेंडेंट होगा वो अपने रिटन स्टेटमेंट में उन सब पैरास के आंसर देगा। रूल 2 सब रूल 3 कहता है कि प्लीडिंग में आपको डेट लिखना ज़रूरी है कि आपका वायलेशन कब हुआ था, ये सब डेट लिखना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है तो कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप उसको सम में भी लिखेंगे और उसमें वर्ड्स में भी लिखेंगे, तो ये ताकि जो भी एम्बिग्युइटी हो वो ना हो। ऑर्डर 6 रूल 3 बताता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में, यानी अभिवचन का प्रारूप क्या होगा। रूल 3 के अनुसार प्लीडिंग का एक फॉर्मेट है जो कि अपेंडिक्स ए में है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से अभिवचन या प्लीडिंग बनेगी। अगर कोई प्लांट बना रहा है, यानी कि कोई प्लांटिफ अगर फाइल कर रहा है तो प्लांट उसी अपेंडिक्स ए के अनुसार बनेगा, और अगर कोई रिटन स्टेटमेंट बन रहा है डिफेंडेंट की ओर से तो उसी फॉर्मेट में बनेगा। ऑर्डर 6 रूल 4 पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना। पर्टिकुलर्स से यहाँ पे हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे एक है कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, यानी जिसको हम कहते हैं कफ्म। कफ्म का मतलब होता ही यही है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई कोरिजन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस चीज़ का मेंशन होना ज़रूरी है। उसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना प्लीडिंग में ज़रूरी है। ऑर्डर 6 रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन प्रेसिडेंट को समझते हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई शर्त जो किसी संविदा को करने से पहले करी जाए, यानी कि कोई संविदा अगर हो रही, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए पहले वो शर्त पूरी करी जाए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज 2 व्यक्ति होते हैं ए और बी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को बहुत लोग चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनको मिले, लेकिन ए बी के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपसे लेनी है। तो बी एक शर्त रखता है। बी कहता है ठीक है, आपको वो प्रॉपर्टी बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आपको पहले उसका लकी ड्रॉ खेलना होगा। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है? लकी ड्रॉ, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर पूरा करना है, उस प्रॉपर्टी को अगर खरीदना है तो आपको एक कंडीशन पूरी करनी होगी लकी ड्रॉ को विन करके, आपको जीत करके। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है, इसी कंडीशन को हम कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ऑर्डर 6 रूल 6 में अगर कोई कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। ऑर्डर 6 रूल 7 डिपार्चर, यानी फेरबदल। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड्स ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट with the previous pleadings of the party pleading the same। इसका मतलब आप प्लीडिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के। जैसे सपोज
प्लांटिव कोई ऐसा फैक्ट भूल गया है प्लीडिंग के अंदर, अपने प्लांट के अंदर, जिसके कारण वो उस केस को जीत सकता था। अब कोर्ट में उस प्लीडिंग के अंदर, उस यानी प्लांट के अंदर, वो उस फैक्ट को नहीं डाल सकता है, नहीं लिख सकता है, जब तक कि कोर्ट उसको परमिशन ना दे। यानी अगर कोर्ट परमिशन देता है तभी आप उस फैक्ट को अमेंड कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर 6 रूल 8 डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रत्याख्यान। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अर्ज्ड in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract urged or of the matter of facts from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract. इसका मतलब अगर कोई संविदा हुई है दो व्यक्तियों के बीच में और वो संविदा एक्सप्रेस वे में थी यानी लिखित वे में थी, लेकिन किसी कारणवश दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा पक्षकार उस संविदा को इम्प्लाइड वे में करने से मना कर देता है। इम्प्लाइड वे का मतलब होता है किसी विवक्षित रूप से वो मना कर देता है, यानी कि उसके कोई एक्ट ऐसा था जिससे हमको ये प्रतीत होता है, ये हमको मालूम होता है कि वो व्यक्ति उस कार्य को करने से रोक रहा है या मना कर रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी के बीच में एक डील होती है, एक संविदा होती है, वो संविदा लिखित रूप से होती है। अब कुछ दिनों के बाद जब संविदा को पूरा करने का समय आया तो बी उस संविदा को पूरा करने से, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर देता है या फिर इनकार कर देता है कि हम उस डील को अब नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इसका इनकार है, ये जो इसका मना करना है, ये लिखित रूप से नहीं है बल्कि बोल करके है, या फिर कोई ऐसा कार्य उसने करा जिससे हमको ये प्रतीत हो जाए कि अब वो संविदा को पूरा नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने संविदा करी थी उससे लिखित रूप में, ये तो हमारे पास लिखित रूप में, लेकिन उसने जो इनकार करा है वो बोल करके करा है या फिर कोई ऐसा कार्य से करा है जिससे हमको प्रतीत हो रहा है कि उसने संविदा को उल्लंघन करा है, संविदा को ब्रीच कर दिया है। तो यहाँ पे जो रूल 8 बोल रहा है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब जो वो संविदा कर रहा था तो उसने पहले तो संविदा करी थी लिखित रूप से एक्सप्रेस वे में, लेकिन बाद में जब वो मना कर रहा है, जब वो उस संविदा का उल्लंघन कर रहा है, तो वो बता रहा है बोल करके कि हम अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या कोई विवक्षित रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रहा है, उस संविदा करने के लिए मना कर रहा है। तो अब अगर बी उसके लिए वाद लाता है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट हमसे नहीं करा है, तो यहाँ पे ए की तो गलती नहीं है, ए तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, बी ने ही बाद में मना कर दिया था कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बी उसको धोखेधड़ी में फंसा रहा है। तो अब यहाँ पे ए को लिखना पड़ेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा और उसने कॉन्ट्रैक्ट को मना किस तरह करा। तो इस चीज़ को आपको अपने प्लीडिंग में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर 6 रूल 9 इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना। Wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material. इसका मतलब कि आपने जो प्लीडिंग तैयार करी है उस प्लीडिंग के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंट्स को एनेक्जर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सपोज अगर आपकी शादी हुई है तो शादी में मैरिज सर्टिफिकेट होगा, आपने रजिस्ट्रार से अगर अपनी शादी को रजिस्टर कराया होगा तो रजिस्ट्रार का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होगा, उसकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी शादी की, शादी का कार्ड होगा, इनविटेशन कार्ड होगा, शादी की वीडियो होगी। तो ये सब चीज़ें एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3 के रूप में आपको अटैच करना होगा। सपोज आपने लिखा कि शादी इस डेट में हुई थी, उसका प्रूफ एनेक्जर 1 में एज अ कार्ड है, यानी इनविटेशन कार्ड है।
शादी कोर्ट में हुई थी कि मंदिर में हुई थी। अगर कोर्ट में हुई थी तो उसका कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसको लिख देंगे कि एनेक्जर 2 में कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास एक प्रिसाइज फॉर्म में एक अच्छी प्लीडिंग तैयार हो जाएगी, जिसमें आपके कॉज ऑफ एक्शंस लिखे होंगे कि आपके क्या क्या कॉज थे। तो रूल 9 सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अगर आपके प्लीडिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट वाली प्लीडिंग है जिसमें आपको दस्तावेज़ देने की आवश्यकता है, तो वो दस्तावेज़ आप एज अ सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको उस प्लीडिंग के साथ अटैच करेंगे और उसको मेंशन करेंगे कि ये दस्तावेज़ इस पेज पर अवेलेबल है। सिर्फ इतना रूल 9 कह रहा है।